अगर हम कल्पना करें कि एक फुल टैंक पेट्रोल के पैसे दिए जाएं और पेट्रोल पंप से गाड़ी बाहर निकालते निकालते 15% तेल हवा में ही गायब हो जाए, एक आम इंसान के लिए ये मतलब बहुत ही चिड़चिड़ा कर देने वाली बात होगी, है ना? बिल्कुल, कोई भी परेशान हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी पूरे देश के साथ रोज ऐसा ही हो रहा हो। ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है। ये मतलब अरबों डॉलर का एक ऐसा संकट है जो बहुत ही खामोशी से हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। मतलब ये नुकसान हर दिन सबके सामने होता है, लेकिन लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत उबाऊ लगता है, बहुत बोरिंग सा लगता है। अब बिजली के तारों और खंभों के बारे में बात करना किसे पसंद है भला? ठीक है, आइए इसे समझते हैं, क्योंकि आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ तारों और खंभों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें दो मुख्य विषय हैं जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगते हैं। जी बिल्कुल। पहला स्रोत है ए खटाना, जो कि जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। उनका लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। और दूसरा है भारत का $1 ट्रिलियन का ऊर्जा यानी एनर्जी रेवोल्यूशन। जी। तो आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सीखने की सही तकनीक हमें दुनिया के सबसे बड़े लेकिन सबसे बोरिंग लगने वाले मेगा ट्रेंड्स के पीछे छिपे अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि खटाना का सिद्धांत हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। मास्टरी या किसी भी विषय में महारत हासिल करना केवल जानकारी को रट लेने से नहीं आता। ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और उस ज्ञान को लागू करने यानी उसके एप्लीकेशन से आता है। हाँ, मतलब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। एकदम सही। एक नौसिखिया चीजों को सिर्फ सतह पर देखता है, लेकिन एक मास्टर उसके पीछे के पूरे सिस्टम को समझता है। और ऊर्जा क्षेत्र इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम पुराने तरीके से सोचें तो हम सिर्फ ये रट लेंगे कि बिजली कैसे बनती है, लेकिन अगर हम लर्न टू लर्न का नजरिया अपनाएं तो हम देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम रातों रात एक डेटा और एआई के नेटवर्क में बदल रहा है। तो चलिए इसी लर्न टू लर्न माइंडसेट के साथ उस 15% गायब होने वाले पेट्रोल, मेरा मतलब है गायब होने वाली बिजली की बात करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजली के तारों और ग्रिड के नेटवर्क में लगभग 15 से 16% बिजली का नुकसान या लीकेज होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मतलब चीन जैसे देशों में ये आंकड़ा मुश्किल से 2% है। और इस लीकेज के कारण देश की जीडीपी को सीधे 2% का भारी नुकसान होता है। इसको ऐसे समझें कि पानी से भरी एक बाल्टी खरीदी जाए, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही 15% पानी लीक हो जाए। ये कितना बड़ा नुकसान है। और जब हम जीडीपी के 2% की बात करते हैं तो ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये अरबों डॉलर का नुकसान है। और आज के समय में इस समस्या को सुलझाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ एआई डेटा सेंटर्स हैं जिन्हें चलाने के लिए बेतहाशा बिजली चाहिए, और दूसरी तरफ सड़कों पर हर दिन इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की मांग आसमान छू रही है। ऐसे में हम सिर्फ नए पावर प्लांट लगाकर काम नहीं चला सकते, हमें इस बाल्टी के छेद को बंद करना ही होगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर ग्रिड में 15% का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि तार पुराने हैं, जर्जर हैं और बिजली रास्ते में हीट यानी गर्मी बनकर उड़ रही है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, और स्रोतों में कहा गया है कि इसका समाधान स्मार्ट मीटर्स हैं। लेकिन मतलब एक डिजिटल स्क्रीन वाला मीटर उस टूटे या पुराने तार को कैसे ठीक कर सकता है? मीटर तो सिर्फ नापता है ना, वो लीकेज कैसे रोक लेगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, और यहीं पर लर्न टू लर्न का असली टेस्ट होता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये सारा 15% नुकसान तकनीकी है, मतलब तार गर्म हो रहे हैं, लेकिन असलियत में इस नुकसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमर्शियल यानी व्यावसायिक है। कमर्शियल? अच्छा। हाँ, इसका मतलब है बिजली की चोरी, पुराने खराब मीटर जो सही रीडिंग नहीं देते, और ऐसी बिजली जिसका बिल ही कभी नहीं बनता। अरे बाप रे, तो समस्या सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, समस्या अकाउंटिंग की भी है। बिल्कुल। पुराने डम मीटर सिर्फ महीने के अंत में ये बताते थे कि कितनी बिजली खर्च हुई, लेकिन नए स्मार्ट मीटर्स टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। वे हर 15 मिनट में ग्रिड को डेटा भेजते हैं। हर 15 मिनट में? हाँ, और एआई इस डेटा को एनालाइज करता है
और 95% सटीकता के साथ बता सकता है कि किस ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली निकली और घरों तक कितनी पहुंची। अच्छा, मतलब एक एक यूनिट का हिसाब। जी, अगर बीच में कोई कुंडी लगाकर चोरी कर रहा है तो एआई तुरंत उस पैटर्न को पकड़ लेता है और सिस्टम को अलर्ट कर देता है। स्मार्ट मीटर तार नहीं बदलते, वे पूरे सिस्टम को एक पारदर्शी डिजिटल नेटवर्क बना देते हैं जहां एक भी इलेक्ट्रॉन बिना हिसाब के नहीं रह सकता। अरे वाह, जो चीज बाहर से सिर्फ प्लास्टिक का एक डिब्बा और तार लग रही थी, वो असल में एक विशाल डिजिटल सर्विलांस और डेटा नेटवर्क है। ये तो हुई लीकेज रोकने की बात, लेकिन अगर हम एआई और ईवी के लिए ऊर्जा की इतनी बड़ी मांग की बात कर रहे हैं तो हमें भारी मात्रा में नई बिजली भी तो बनानी होगी। जाहिर है। और अगर हम इसके लिए पुराने भारी भरकम कोयला संयंत्रों पर निर्भर रहे तो पर्यावरण का जो नुकसान होगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है जिसे चमत्कारी सोलर कॉस्ट कर्व कहा गया है। ये उम्मा अर्थशास्त्र और विज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। अगर हम 2009 की बात करें तो सोलर से बिजली उत्पादन की लागत लगभग 21 रुपए प्रति यूनिट थी। उस समय ये सिर्फ एक लग्जरी थी या भारी सब्सिडीज पर चलती थी। 21 रुपए, वो तो बहुत महंगा है। कोई भी आम इंसान इतनी महंगी बिजली क्यों ही इस्तेमाल करेगा। सही कहा, लेकिन 2025 आते आते ये लागत गिरकर मात्र 1.6 रुपए प्रति यूनिट रह गई है। 1.6, ये तो मतलब 90% से भी ज्यादा की गिरावट है। बिल्कुल, और इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे दुनिया भर में सोलर पैनल की मांग बढ़ी, विशाल गीगा फैक्ट्रीज लगाई गईं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिला। इसके अलावा मटेरियल साइंस में इतनी तरक्की हुई है कि आज के पैनल पुराने पैनल्स के मुकाबले कई ज्यादा धूप सोख सकते हैं। कमाल है। आज के समय में सोलर ऊर्जा कोयले से बनने वाली बिजली से बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है और इसे लगाना भी आसान है। एक कोयला प्लांट लगाने में सालों लग जाते हैं, जबकि सोलर पैनल कुछ महीनों या हफ्तों में तैयार हो जाते हैं। ये तो वाकई किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, सोलर पैनल तो सिर्फ तभी काम करेंगे ना जब धूप होगी। भारत में तो मानसून भी आता है और जाहिर है सूरज ढलने के बाद रात में कोई सोलर पावर नहीं बनती। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। तो रात में जब सभी लोग घर आते हैं, अपना एसी चलाते हैं या अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं, तब यह सस्ता सोलर किस काम आएगा? ग्रिड तो क्रैश हो जाएगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस समस्या का समाधान सिर्फ उत्पादन में नहीं है। यहीं पर एक नया मेगा ट्रेंड जन्म लेता है, जो है स्टोरेज यानी भंडारण। अच्छा, बैटरियां। जी, स्रोतों में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का जिक्र है। जैसे जैसे सोलर ऊर्जा बढ़ रही है, वैसे वैसे विशाल लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरी सिस्टम्स की जरूरत भी बढ़ रही है, जो दिन की सस्ती बिजली को रात के लिए स्टोर कर सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और भविष्यवादी तकनीक है जिसका जिक्र स्रोतों में है, व्हीकल टू ग्रिड या V2G तकनीक। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रिड से जोड़ना मतलब कार को घर से जोड़ना। इसे ऐसे समझिए, लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और उसे सिर्फ एक कार मानते हैं जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लेकिन अगर हम लर्न टू लर्न का चश्मा पहने और चीजों को अलग नजरिए से देखें तो एक ईवी असल में पहियों पर चलने वाली एक विशाल बैटरी है। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। है ना? एक औसत कार दिन के 24 घंटों में से 22 घंटे पार्किंग में खड़ी रहती है। V2G तकनीक के जरिए जब कार घर पर खड़ी होती है तो वो दिन के समय ग्रिड से सस्ती सोलर बिजली ले सकती है और शाम को जब मांग बहुत ज्यादा होती है तो वो ग्रिड को बिजली वापस बेच सकती है। लेकिन एक सेकंड, अगर मेरी कार शाम को घर को बिजली दे रही है तो अगले दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए उसमें बैटरी कैसे बचेगी? और क्या बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होने से कार की लाखों रुपए की बैटरी खराब नहीं हो जाएगी? यही वो जगह है जहां AI और स्मार्ट सॉफ्टवेयर काम आते हैं। सॉफ्टवेयर ये सुनिश्चित करता है कि कार की बैटरी कभी भी पूरी तरह से खाली ना हो। वो सिर्फ 5 या 10% ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल करता है, जो बैटरी की उम्र पर कोई खास असर नहीं डालता। अच्छा, तो पूरा ड्रेन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। और सॉफ्टवेयर को पता होता है कि सुबह 8 बजे ऑफिस जाने के लिए कार में कितनी चार्जिंग चाहिए, इसलिए वो रात में जब मांग कम होती है तब उसे वापस चार्ज कर देता है। ये तो दिमाग हिला देने वाला विचार है। मतलब
कार सिर्फ एक खर्च नहीं है, वो पैसे कमाने का एक साधन भी बन सकती है। ये तो उत्पादन के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसने आम घरों की भूमिका को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले हम लोग सिर्फ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स थे। हमारा काम सिर्फ महीने के अंत में बिल भरना था। बिल्कुल, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब लोग प्रोज्यूमर्स बन रहे हैं। प्रो मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी वे लोग जो बिजली का उत्पादन भी करते हैं और उपभोग भी। स्रोतों में इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया गया है, जैसे पीएम सूर्य घर जैसी योजनाएं। अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो ये कोई राजनीतिक योजना भर नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां आम लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक पैनल लगाने की बात नहीं है, ये एक पूरा नया सिस्टम बन रहा है, जिसे स्रोतों में द इंडियन एनर्जी स्टैक कहा गया है। जी। इसमें 4 मुख्य लेयर्स यानी परतें बताई गई हैं। और इन लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग तकनीकें मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना रही हैं। पहली लेयर है जेनरेशन यानी उत्पादन, जहां छतों पर लगे सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज के जरिए घर घर में बिजली बन और स्टोर हो रही है। दूसरी लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। ये मीटर्स इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 2 तरफा संचार करते हैं। सही। तीसरी लेयर है डेटा और एआई। जब करोड़ों स्मार्ट मीटर्स हर 15 मिनट में डेटा भेजेंगे, तो इस विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए एआई की जरूरत होगी, जो पूरे ग्रिड को संतुलित रख सके। और चौथी और सबसे दिलचस्प लेयर है ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन लेयर। इसे स्रोतों में ऊर्जा का यूपीआई कहा गया है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मुझे अचानक से एक आहा मोमेंट महसूस हो रहा है। भारत ने जो डिजिटल दुनिया में यूपीआई और आधार के साथ किया, मतलब हर इंसान को एक डिजिटल पहचान दी और पैसे भेजना, मैसेज भेजना जितना आसान कर दिया, वही काम अब फिजिकल तारों और ग्रिड के साथ हो रहा है। एकदम सटीक तुलना है। ट्रांजैक्शन लेयर का मतलब है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। ये कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। मान लीजिए किसी की छत पर लगे सोलर पैनल ने आज बहुत अच्छी धूप होने के कारण 10 यूनिट अतिरिक्त बिजली बनाई। अब वो व्यक्ति ऐप पर जाकर अपनी वो अतिरिक्त बिजली अपने किसी पड़ोसी को बेच सकता है जिसे उसकी जरूरत है। सीधे पड़ोसी को? हाँ, असल में इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरे घर सीधे नहीं जाते हैं, वे ग्रिड में ही जाते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर और एआई सॉफ्टवेयर उस अकाउंटिंग को यूपीआई की तरह तुरंत सेटल कर देते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये सब सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये ऊर्जा के लोकतंत्रीकरण के बारे में है। अब सत्ता सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े पावर प्लांट्स के हाथ में नहीं है, बल्कि लाखों छतों पर बंट गई है। और जब सत्ता और नियंत्रण आम लोगों के हाथ में आता है, तो उनके व्यवहार में भी बदलाव आता है। स्रोतों में टाइम ऑफ यूज या डायनामिक टैरिफ की बात की गई है। देखिए, टाइम ऑफ यूज बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि दिन के अलग अलग समय पर बिजली की कीमत अलग अलग होगी। जब दोपहर में तेज धूप होती है और लाखों सोलर पैनल पूरी क्षमता पर काम कर रहे होते हैं, तो ग्रिड में बिजली की बाढ़ आ जाती है। उस समय बिजली बेहद सस्ती, लगभग मुफ्त जैसी हो सकती है। लेकिन शाम 7 बजे जब सूरज ढल जाता है और हर कोई घर में बत्तियां और एसी चला लेता है, तो बिजली बहुत महंगी हो जाती है। तो इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है। पहले वे अपनी वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रिक कार को रात 8 बजे अपनी सुविधा के अनुसार चलाते थे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि दोपहर 2 बजे मशीन चलाने से बिजली का बिल 30% कम आता है, तो वो क्या करेंगे? जाहिर है वे पैसे बचाना चाहेंगे। बिल्कुल। वे अपनी मशीन को टाइमर पर सेट कर देंगे कि वो दोपहर 2 बजे खुद ब खुद चालू हो जाए। कमाल है, हम सिर्फ मशीनें या तार नहीं बदल रहे हैं, हम लोगों की आदतें बदल रहे हैं। इसे बिहेवियरल रेगुलेशन कहते हैं। बिना कोई कड़ा नियम बनाए सिर्फ कीमत के जरिए पूरे देश की आदतों को एक दिशा में मोड़ देना। और यही वो कड़ी है जो हमें वापस एक हटाना के लर्न टू लर्न सिद्धांत पर लाती है। स्मार्ट मीटर्स, सोलर की गिरती कीमतें, एआई ग्रिड और डायनामिक प्राइसिंग, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक ही बड़े सिस्टम के हिस्से हैं। एक आम इंसान को आज शायद सिर्फ अपना पुराना बिजली का बिल दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति लर्न टू लर्न के जरिए सोचना जानता है, वो देख सकता है कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। हाँ, और निवेश की दुनिया में भी ठीक यही हो रहा है। स्रोतों में क्षमता आधारित निवेश या कैपेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग का जिक्र है।
निवेश अब सिर्फ एक्सेल शीट पर नंबर क्रंचिंग करने या प्रॉफिट देखने का खेल नहीं रह गया है। सही कहा। अब बात क्षमता पर दांव लगाने की है। किसी कंपनी के प्रॉफिटेबल होने से 5 या 10 साल पहले ही उसके हॉकी स्टिक कर्व को पहचान लेना। हॉकी स्टिक कर्व। जी, हॉकी स्टिक कर्व वो बिंदु होता है जहां से कोई तकनीक अचानक बहुत सस्ती हो जाती है और उसकी ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, जैसे सोलर के साथ हुआ। इसे समझने के लिए हम क्रिकेट का एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हम एक 15 साल के लड़के को गली में क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। अगर हम पुरानी सोच वाले इन्वेस्टर हैं तो हम पूछेंगे कि इस लड़के के बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं, ये अभी कितने मैच जीत चुका है, जो कि उस समय 0 होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम क्षमता आधारित नजरिया रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका फुटवर्क कैसा है, उसमें खेल के प्रति कितना पागलपन है और वो कितनी ईमानदारी से अभ्यास करता है। हम उसकी आज की कमाई पर नहीं, उसकी भविष्य की क्षमता पर दांव लगा रहे हैं कि वो 5 साल बाद नेशनल टीम में खेलेगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। निवेश करने वाले अब स्मार्ट मीटर या बैटरी बनाने वाले उन बोरिंग सेक्टर्स में संस्थापकों के उसी पागलपन और ईमानदारी को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी इस नए इंडियन एनर्जी स्टैक की रीढ़ बनने की क्षमता रखती है। और यही बात खटाना का सिद्धांत हमें सिखाता है। हम यहाँ बैठकर सिर्फ ग्रिड के नुकसान के 15% वाले तथ्य नहीं रट रहे हैं। हम उन अदृश्य मेगा ट्रेंड्स को डीकोड करने की, उन्हें सुलझाने की अपनी क्षमता विकसित कर रहे हैं। हम चीजों को आपस में जोड़ना सीख रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं, एक नॉलेज मॉडल बनाएं, तो वो कैसा दिखेगा? वो समीकरण बहुत ही सीधा लेकिन शक्तिशाली होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग प्लस व्यवहारिक बदलाव प्लस विकेंद्रीकृत उत्पादन, यानी एआई वाले स्मार्ट मीटर्स, डायनामिक प्राइसिंग से लोगों की आदतें बदलना और हर छत पर सोलर पैनल और बैटरी। बिल्कुल। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इसका परिणाम होता है ऊर्जा की प्रचुरता और इसके नतीजे में देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ी छलांग। ये एक ऐसा नजरिया है जो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। हमने आज देखा कि कैसे भारत के ग्रिड में होने वाला नुकसान कोई बोरिंग समस्या नहीं बल्कि एक $1 ट्रिलियन का अवसर है। हमने चमत्कारी सोलर कॉस्ट कर्व के पीछे के विज्ञान को समझा, इंडियन एनर्जी स्टैट के उन 4 लेयर्स को डिकोड किया और सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि कैसे हम सभी सिर्फ उपभोक्ता से प्रोज्यूमर्स बनने की राह पर हैं। लेकिन खटाना का सिस्टम ये भी कहता है कि बिना टेस्ट और स्कोर किए सीखना अधूरा है। ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ देना काफी नहीं है, उसे लागू करना भी जरूरी है। इसलिए स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल चैलेंज दिया गया है जिसे द स्टैंड बाय स्ट्राइक कहा गया है। अरे हाँ, ये बहुत मजेदार है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने घर पर आज ही आजमा सकता है। घर में ऐसे 3 उपकरणों को पहचानना है जो हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहते हैं, जैसे टीवी, माइक्रोवेव या कोई चार्जर जिनकी लाल बत्ती हमेशा जलती रहती है, जो बिना इस्तेमाल के भी बिजली पीते रहते हैं। हाँ, तो चैलेंज ये है कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए मेन स्विच से पूरी तरह बंद कर देना है। ये एक बहुत छोटा सा कदम लगता है, लेकिन ये हमारी ऊर्जा जागरूकता को पूरी तरह बदल सकता है। ये टेस्ट एंड स्कोर का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। जब हम खुद किसी चीज का अनुभव करते हैं तब वो जानकारी एक गहरे ज्ञान में बदल जाती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा उस विचार पर वापस चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। वो विशाल जटिल मशीन जिसमें रोज अरबों रुपए की लीकेज हो रही थी। कल्पना करें कि इंडियन एनर्जी स्टैक की वजह से अब वो मशीन पूरी तरह से सील हो चुकी है और एक अनंत लूप में साफ और सस्ती ऊर्जा पैदा कर रही है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो हमारे स्रोतों में नहीं था, लेकिन इस पूरी चर्चा का अगला तार्किक कदम है। अच्छा, वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, अगर भविष्य में असीमित सोलर और बैटरी तकनीक के कारण ऊर्जा लगभग मुफ्त हो जाए, तो दुनिया के कौन से अन्य उद्योग रातों रात पूरी तरह से बदल जाएंगे या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? अरे वाह! अगर ट्रांसपोर्ट का खर्च 0 हो जाए तो क्या हम मीलों दूर रहकर भी शहरों में काम कर पाएंगे? अगर कृषि में पानी पंप करने और कोल्ड स्टोरेज की बिजली मुफ्त हो जाए तो खाने पीने की चीजों के दाम कैसे बदलेंगे? एयरलाइंस का क्या होगा? संभावनाओं का सचमुच कोई अंत नहीं है। जब भी किसी सभ्यता में ऊर्जा सस्ती होती है तो वो सभ्यता एक नई छलांग लगाती है। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं।
आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। मेगा ट्रेंड्स पर नजर रखें, अपनी क्षमताओं पर दांव लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को रटने के बजाय उनके काम करने के तरीके को लर्न करते रहें।